नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। देश में लगातार कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से तेजी से बढ़ता जा रहा है। लगातार जो मामले हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बात की जाए तो भारत में आज 2527 नए कोविड मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, जिससे अब तक कुल जो मामले हैं वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में देश में सक्रिय कोरोना वायरस के मामले 15,059 बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही 33 नए कोविड से संबंधित मौतों ने कुल मृत्यु संख्या जो है वो बढ़ाकर के 5 लाख से ज्यादा कर दी है। तो देश भर में अब तक कोरोना से 5 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 187.46 करोड़ वैक्सीनेशन की खुराक भी दी जा चुकी है, जिसमें से अगर हम बात करें तो 19,1329 लोगों का पिछले 24 घंटे में टीकाकरण किया गया है। वहीं आपको बता दें कि कोविड को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, जिनमें से डीएमआरसी ने मेट्रो में यात्रा करने वालों के लिए मास्क लगाना एक बार फिर से अनिवार्य अब कर दिया है। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दिल्ली में अब मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। इसके साथ ही बात की जाए तो निजी वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों पर भी जुर्माना, फिलहाल इस पर अभी रोक लगाई गई है, लेकिन वहीं दिल्ली मेट्रो में भी बगैर मास्क यात्रा पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर के शुक्रवार को जहां दिल्ली सरकार ने मास्क अनिवार्य करने का लिखित आदेश जारी किया है, तो वहीं दिल्ली मेट्रो की ओर से भी नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत डीएमआरसी ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा के दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। और इसके साथ ही यह भी कहा है कि मेट्रो ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को मास्क पहनना अब जरूरी होगा। अपनी और अन्य यात्रियों की सुरक्षा के लिए यात्री मेट्रो में अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नितिन जुड़ गए हैं। नितिन का रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे फिलहाल क्या कुछ अपडेट है जो अभी हमें मिल पा रहा है। नितिन, देखा जाए तो एक बार फिर से कोरोना के जो मामले हैं वो काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो 2000 से ज्यादा नए मामलों की एक बार फिर से पुष्टि हो गई और ज्यादातर जो मामले हैं वो दिल्ली एनसीआर में हमें देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, हम दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में लगभग अब तक 200 से ज्यादा जो कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। अगर हम 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे में गाजियाबाद में 48 मामले, सबसे अधिक मामले पाए गए हैं। तो लगातार जो अगर हम दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में भी बात करें तो लगातार कोरोना के मामले सामने देखने को मिल रहे हैं। अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है लगातार वो लोगों को सचेत कर रहा है, लगातार लोगों को अवेयर कर रहा है कि अपनी सुरक्षा रखें, लगातार मास्क लगाएं। अगर हम मास्क की बात करें तो मास्क से हम बता देते हैं डीएमआरसी, यानी कि अगर आप मेट्रो में सफर करते हैं तो आपको मास्क लगाना अनिवार्य है। अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको दंड से भी देना पड़ेगा। बता देता हूँ आपको, डीएमआरसी ने मास्क लगाना मेट्रो में अनिवार्य कर दिया गया। ये हमारे उन संवाददाता जितने भी हमारे जो लोग हैं या जो हमारे दर्शक हैं जो हमारे चैनल देख रहे हैं, हम उनके लिए बता देते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर आप डीएमआरसी यानी कि अगर आप मेट्रो में सफर करने जा रहे हैं तो आपको मास्क ले जाना अनिवार्य है और मास्क लगाकर ही आप सफर कर सकते हैं। अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा और बीच में ही आपको सफर से रोक दिया जाएगा। तो लगातार कोरोना के कहीं ना कहीं जो मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए डीएमआरसी भी अलर्ट नजर आ रहा है। और हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में सर्वाधिक मामले पाए गए हैं। 24 घंटे में 48 मामले सामने आए हैं। लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार लोगों को सचेत कर रहा है। जी बिल्कुल नितिन, भाई गाजियाबाद में अगर हम स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में हमने देखा था कि लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल स्कूलों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अगर हम बच्चों की बात करें तो अब जो ये खबरें सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि आने वाली अब जो कोरोना की वेव है वो कहीं ना कहीं बच्चों को ज्यादा संक्रमित करेगी। तो ऐसे में स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था बहुत जरूरी है। फिलहाल क्या अपडेट हमें उसको लेकर के अभी मिल पा रहा है कि स्कूलों में क्या व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, हम स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले सामने आए हैं, लगातार गाजियाबाद में हमने पहले भी आपको जानकारी दी है, लगातार जो स्कूल बंद हुए हैं, लगातार कोरोना की वजह से जो छात्र छात्राओं को कहीं ना कहीं कोरोना के पॉजिटिव पाए गए थे। लगातार गाजियाबाद में
जो कोरोना के मामले निकल रहे थे उसकी वजह से स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल सुरक्षित रखना है, लगातार मास्क रखना है, सैनिटाइज रखना है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को अवेयर करना है, बच्चों को लगातार बताना है कि स्कूल में बच्चे रहे एक दूसरे का जो खाने की चीजें उनको शेयर ना करें, पानी की बोतल अलग लेकर जाए। तो कहीं ना कहीं सभी चीजों से बच्चों को अवेयर करना है, लगातार सुरक्षा बरतनी है। और जिस तरीके से गाजियाबाद में लगातार जो बच्चों के जो आंकड़े आ रहे थे वो भी कहीं ना कहीं बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को सुरक्षित होना है और लगातार अपने बच्चों को भी अवेयर करना है, लगातार बच्चों को जानकारी देनी है कि दूसरे का किसी भी सामान को बिल्कुल भी प्रयोग न करें। जी बिल्कुल नितिन, और वहीं स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद में फिलहाल अगर हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो क्या कुछ सुधार हमें वहां पर देखने को मिल रहे हैं? चूंकि बताया जा रहा है कि कई बेड्स जो हैं वो भी लगाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में जो ये संक्रमण बढ़ रहा है इससे लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जो की जा रही है फिलहाल? बिल्कुल, जब हमने स्वास्थ्य अधिकारी से बात की है गाजियाबाद के सीएमओ से, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है उनको वैक्सीन लगाई जा रही है, जिन लोगों ने दूसरी डोज नहीं लगाई है उनको दूसरी डोज दी जा रही है। जो अगर जितने भी बच्चे हैं जिनको 12 साल से अधिक बच्चों को वैक्सीन दिया जा रहा था, जिन बच्चों ने नहीं ली है उनको भी लगातार वैक्सीन दिया जा रहा है। जगह जगह अभियान चलाया जा रहा है, सेंटर लगाए गए हैं तो अपने जाकर लगवा सकते हैं। जिन लोगों ने सेकंड डोज नहीं लगाया उनको सेकंड डोज दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अभियान है वो लगातार जारी है और जो कोरोना को जो प्रोटोकॉल है उसको बिल्कुल जानकारी दी जा रही है। लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, लगातार अस्पतालों में जाकर लोगों को अवेयर करता है, अस्पतालों को जानकारी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना के मामले हैं उनको बढ़ने से रोकने के लिए लोगों को सचेत किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग अपनी जो जिम्मेवारी है लगातार निभा रहा है। और हम सीधी जानकारी आपको बता देते हैं, जिस तरीके से पहले कोरोना काल में जिस तरीके से लगातार कोरोना की जो लहर चली है उसमें पहले भी हमने जीत हासिल की है। तो लगातार अगर हम अवेयर रहेंगे और सुरक्षा के मद्देनजर जागरूक रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम कोरोना पर जीत हासिल करेंगे और कोरोना को हम मात दे सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल नितिन, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुनील कुमार हैं, वो भी जुड़ गए हैं। उनका हम रुख करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे फिलहाल अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जो की जा रही हैं। सर, हम बात करें तो देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले हैं वो काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले 2000 से ज्यादा जो मामले हैं उनकी पुष्टि हुई है। ऐसे में लोगों में एक बार फिर से डर की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मैं ये भी जानना चाहूंगी अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जो की जा रही है? देखिए, डेफिनेटली कोविड के केसेस पहले से काफी ज्यादा अभी आने लगे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अभी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी केसेस आ रहे हैं वो L1 कैटेगरी के ही है। अभी तक कोई भी केसेस हमने ऐसा नहीं देखा जो L2 या L3 कैटेगरी में गया हो कोविड के। L2 L3 का मतलब होता है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, जिसका सांस फूलने लगे और जिसका लंग इन्वॉल्वमेंट हो जाए। L1 कैटेगरी में बहुत ही हल्के सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स आ रहे हैं, जिनको खांसी है, गला दुखता है, बॉडी पेन है और फीवर होता है। यूजुअली ओरल मेडिसिन के साथ 3 to 5 डेज में सेटल हो जा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी कोविड के मैनेजमेंट में जिला प्रशासन की तरफ से जैसे दिशा निर्देश मिलते हैं उसका अनुपालन करते हैं और उसके अनुरूप आगे कार्य करते हैं। हमारी तैयारी लगभग पूरी है। अगर कोई ऐसी वेव आती है जो जिस टाइप से वेव सेकंड थी, तो ऑलमोस्ट सारे बेड और सारे डॉक्टर्स की टीम रेडी है। बट ऐसा लगता है क्योंकि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, वेरिएंट एक्सी। ओमिक्रॉन भी हमने देखा वेव 3 के दौरान काफी लाइटर फॉर्म में रहा था और बहुत ज्यादा पेशेंट्स को जो है हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो ऐसा लगता है इस बार भी जो है इस फॉर्म में भी ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर केसेस बढ़ते भी हैं तो वो माइल्डर फॉर्म में ही रहेंगे। उसके दो रीजन है, एक ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। दूसरा रीजन, जितनी भी वायरल डिजीज होती है एक वेव के बाद जब दूसरी वेव आती है तो वो थोड़ी कम लीथल होती चली जाती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनको देखना चाहिए। अब पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता जरूर है।
बिल्कुल सर, अगर हम वही बच्चों की बात करें, 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, फिलहाल उनके लिए वैक्सीनेशन अभी तक नहीं बनी है, ऐसे में जिस पर काम फिलहाल जारी है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो किस तरीके से बच्चों को प्रिकॉशंस लेने होंगे, क्योंकि बच्चों की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स भी हमेशा बच्चों के साथ अवेलेबल नहीं होते हैं। वो स्कूल जाते हैं तो तमाम जो प्रिकॉशंस हैं वो बच्चों को खुद लेने होंगे। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जितने भी अंडर 12 ईयर ऑफ एज बच्चे होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट स्किल्स होते हैं उन बच्चों के, और वो सॉफ्ट स्किल्स वो देखने से और खुद प्रिकॉशंस को कभी नहीं ले सकते। बच्चों का जी व्यवहार बड़ा ही चुलबिला होता है। बिल्कुल। मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, जब वेव 2 आई थी लास्ट ईयर सेम अप्रैल और मई के महीने में, तब परिवार के सभी सदस्य लगभग बीमार हुए थे। एक एक परिवार में 4 4 5 5 लोग थे, पर उस टाइम बच्चे कम अफेक्ट हुए थे। ऐसा नहीं है कि उनको वायरस का एक्सपोजर नहीं हुआ। और बाद में उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे सेरो सर्वे करवाए, ब्लड को लिया और उसमें एंटीबॉडी टेस्ट किया बच्चों की, मुंबई में भी किया, और उसमें पाया गया लगभग 80 to 85% पॉजिटिव आए, कि मतलब 80 to 85% बच्चों को जो है कोविड का वायरस का एक्सपोजर हुआ, उनको भी कोविड हुआ, बट सिम्टम बहुत ही माइल्डर रहे। ऐसा ऑलरेडी प्रूवन है वेव 2 के दौरान। तो वेव 3 और 4 जो अभी ये आ रही है, इसमें भी ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों की इम्यूनिटी काफी अच्छी होती है, और जो कोविड वायरस है, वेव 1 हो, 2 हो या 3 हो, जितना 2 साल में हमने देखा है, बच्चों में बहुत ही माइल्ड सिम्टम होते हैं, अगर होता भी है, या लगभग एसिम्प्टोमेटिक वो ठीक हो जाते हैं। ऑफ कोर्स प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। प्रिकॉशंस जब बड़े लेंगे तो बच्चे उन्हीं को देख के उसको रेसिप्रोकेट करेंगे, उनसे सीखेंगे। आप उनको टीच नहीं कर सकते, आप उनको इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। आप उनके अपना बिहेवियर चेंज करेंगे तो बच्चे आउटर इन्वायरमेंट को देख के सीखते हैं, वो भी अपना बिहेवियर चेंज करेंगे। प्रिकॉशंस जी जरूर लेने चाहिए। बिल्कुल सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एफएम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। जी। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में हर रोज एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। हिंसा के बाद से ही सियासत भी एकदम चरम पर है और सभी राजनीतिक पार्टियां भी आरोप प्रत्यारोप से पीछे नहीं हट रही हैं। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से बात की जाए तो कार्रवाई लगातार जारी है। साथ ही जहांगीरपुरी में तमाम विपक्षी दल पीड़ितों से मिलने भी पहुंचे। इसके साथ ही जहांगीरपुरी में अमन कमेटी की बैठक हुई है और बैठक में पुलिस के साथ साथ दोनों पक्षों के लोग वहां पर मौजूद रहे और बैठक में ये फैसला लिया गया है कि रविवार को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें इसको लेकर के साथ ही उनका यह भी कहना है कि शांति बनाए रखने की हम लोगों से अपील भी करेंगे। मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोग जो है वो भाईचारे की अपील पेश करते हुए नजर आएंगे। साथ ही उनका यह भी कहना है कि हम यही चाहेंगे कि जहांगीरपुरी की जो हिंसा हुई है उसके बाद एक दूसरों में नफरत पैदा ना करें और साथ ही वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो ये अमन कमेटी बैठक में फैसला लिया गया है और रविवार शाम यानी कि कल शाम 6 बजे तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई भी की है, जिसमें उन्होंने 3 आरोपियों को बंगाल से गिरफ्तार भी कर लिया है और इस पूरे मामले की अब मॉनिटरिंग दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना कर रहे हैं। तो कल शाम यानी रविवार शाम 6 बजे तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बात की जाए तो हिंदू समुदाय और साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें शामिल होंगे और लोगों से वह अपील करेंगे कि जहांगीरपुरी में शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि जो हिंसा वहां पर घटी है उसके बाद एक दूसरे के दिलों में नफरत पैदा ना करें और एक भाईचारे की मिसाल वह पेश करते हुए नजर आएंगे। उनका यही कहना है कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं और जिस तरीके की जो ये लोग यहाँ पर हिंसा फैलाए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही पुलिस भी इस पूरे मामले पर अच्छे से मॉनिटरिंग कर रही है, लगातार आरोपियों को पकड़ा भी जा रहा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो बंगाल से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले पर आगे भी जांच पड़ताल जारी है, क्योंकि इस पूरी हिंसा में कई लोग जो है वे शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पल्ली में दौरे और सुंजवना आतंकी हमले ने सुरक्षा को लेकर के फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर में इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी ये हमला एक बड़ी चूक माना जाएगा। बेशक आतंकी फिदायीन हमला करने से नाकाम रहे, लेकिन ये भी बात याद रखनी होगी कि सीआईएसएफ का एक एएफआई शहीद हो गया और 10 अन्य जवान इसमें घायल हुए। ये भी अहम है कि आतंकी सीमा पार घुसपैठ करके कैसे आ गए और यहां तक पहुंच गए, जबकि सांबा जिले के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात है। इस हमले के बाद जम्मू, सांबा और कठुआ में रेड अलर्ट कर दिया गया है और बीएसएफ ने तीनों जिलों की सीमाओं पर हाई अलर्ट किया गया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि ये आतंकी हाल ही में सीमा पार से घुसपैठ करके आए हैं। हालांकि बीएसएफ के प्रवक्ता का ये कहना है कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आतंकी सीमा पार से घुसपैठ करके आए हैं, फिर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। अधिकारी खुद निजी तौर पर इन तीनों जिलों की सीमाओं पर मौजूद हैं और पल पल की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि फरवरी 2018 में सुंजवना के सैन्य कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में जैश के 4 आतंकी मारे गए थे। ये आतंकी भी सीमा पार से ही आए थे। ऐसे में दूसरी बार ये आतंकी सुजवा सैन्य शिविर के पास पहुंच चुके थे। अगर अंदर घुस जाते तो ये एक बड़े फिदायीन हमले को अंजाम दे सकते थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के बाद अब केजरीवाल की नजर हिमाचल प्रदेश पर भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आज सीएम केजरीवाल हिमाचल के कांगड़ा के दौरे पर हैं, जहां सीएम केजरीवाल एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इसके साथ ही इस साल के अंत में हिमाचल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सभी पार्टियां कांगड़ा जिले को एक अहम मान रही हैं, क्योंकि यहां विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश की कुल 68 विधानसभा सीटों में से 15 सीटें कांगड़ा जिले में मौजूद हैं। बता दें कि पिछली बार के चुनाव में कांगड़ा की 15 सीटों में से बीजेपी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बात करें बीते कल की, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कांगड़ा दौरे पर थे, जहां उन्होंने नगरोटा बगवा तक रोड शो भी किया। तो यानी कि अब हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बात की जाए तो सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। हालांकि कांग्रेस का वहां पर पहले से ही सुपड़ा साफ नजर आ रहा है और अगर टक्कर की बात करें तो बीजेपी वहां पर एक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी के तौर पर नजर आ रही है और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी भी वहां पर काफी ज्यादा सक्रिय है, जिसको लेकर के आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वहां पर दौरा करेंगे। साथ ही उनकी जो रैली होनी है उसमें कई कार्यकर्ता मौजूद होंगे और अपने दिल्ली मॉडल के तहत अगर बात की जाए तो वहां पर भी तमाम वादे करेंगे, जनता को लुभाने का पूरा प्रयास करेंगे अरविंद केजरीवाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार जा रहे हैं, जहां अमित शाह भोजपुर, रोहतास और गया जिले में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृह मंत्री का प्लेन सुबह 10:30 बजे पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां से वह हेलीकॉप्टर से सीधे जगदीशपुर रवाना हो चुके हैं, जहां वह वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव के दौरान 75,000 से ज्यादा तिरंगा हाथ में लिए राष्ट्रवादियों का हुजूम उन सभी राष्ट्रनायकों का सम्मान और यशोगान करेगा, जिसके बाद जगदीशपुर से अमित शाह सीधे रोहतास के जिला मुख्यालय सासाराम के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां डेहरी के जमुहार स्थित जीएनएस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अमित शाह शामिल होंगे। इस दौरान उनके साथ बिहार के राज्यपाल फागू चौहान भी मौजूद होंगे। दीक्षांत समारोह में 800 से ज्यादा छात्रों का आगमन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे के बाद अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि सीएम सुबह 8:30 बजे भोपाल से रवाना हो गए हैं और
9:40 पर वह दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करने वाले हैं। इसके बाद सीएम दोपहर 2:45 पर भोपाल पहुंचेंगे। दिल्ली रहने के दौरान सीएम कुछ अन्य बड़े नेताओं और मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं, जहां सीएम शिवराज पीएम मोदी को मध्य प्रदेश के विकास के विभिन्न मुद्दों की जानकारी देंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के अन्य मुद्दों पर भी आज चर्चा संभव जताई जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज सार्वजनिक बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऋणदाता संस्थानों के प्रदर्शन की समीक्षा और अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए चलाई गई सरकारी योजनाओं की प्रगति के आकलन के लिए आज पीएसबी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करने वाली है। वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करने के बाद पीएसबी प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री की ये पहली बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सरकार बैंकों से अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने के लिए उत्पादक क्षेत्रों को ऋण आवंटन बढ़ाने के लिए भी कह सकती है। अगली खबर का रुख करते हैं। धामी सरकार ने एक बार फिर आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर किए हैं, वहीं कई अधिकारियों को प्रमोट भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 7 आईएएस अधिकारियों के साथ 2 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें से 3 जिलों के डीएम को भी बदला गया है। सबसे पहले नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज गब्रियाल को प्रमोट करते हुए कुमाऊं मंडल विकास निगम का एमडी बनाया गया है। वहीं मनोज गोयल को देहरादून का नगर आयुक्त बना दिया गया। इसके साथ ही बात करें आईएएस मयूर दीक्षित की, तो उनको रुद्रप्रयाग का जिलाधिकारी बनाया गया। तो वहीं आईएएस अभिषेक रोहिला बने उत्तरकाशी के जिलाधिकारी, जबकि अपर सचिव रंजना को परिवहन निगम के एमडी के पद से फिलहाल हटा दिया गया। अपर सचिव रंजना को परिवहन निगम से हटा करके राज्य के उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के पीडी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा विनीत तोमर को चंपावत के डीएम से हटाने के बाद परिवहन निगम में नई जिम्मेदारी दे दी गई है। उनको अब परिवहन का नया एमडी बनाया गया। वहीं पीसीएस अफसरों में हेमंत कुमार वर्मा को चमोली के एसडीएम पद से हटा दिया गया। देश में लगातार महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही है। बात करें सीएनजी और पीएनजी के दाम में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला है। सीएनजी पर 3 रुपए और पीएनजी पर 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे पहले 31 मार्च को भी इनके दाम बढ़ाए गए थे। आगरा की ग्रीन गैस लिमिटेड के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर विनय भारद्वाज ने बताया कि अब लोगों को 86.53 रुपए प्रति किग्रा से सीएनजी और 47 रुपए एससीएम के भाव से लोगों को मिलेगी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच सीएनजी और पीएनजी भी महंगी हो गई है। सीएनजी पर 3 रुपए और पीएनजी पर 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। शनिवार को सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू हो गई हैं। इसके साथ ही बीते 24 दिन की अगर हम बात करें तो सीएनजी पर 14.03 रुपए और पीएनजी पर 8.50 रुपए दाम बढ़े हैं। इससे 22,000 वाहन स्वामियों और 51,000 पीएनजी उपभोक्ताओं का खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अजीत जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अजीत, एक बार फिर से महंगाई की मार जो है वो लोगों पर पड़ती हुई नजर आ रही है। सीएनजी और पीएनजी के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई। जी कनिका, बताना चाहूंगा जिस तरीके से लगातार देश भर में महंगाई का दौर जारी है, ऐसे में एक बार फिर अब पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी ने लोगों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। खासतौर से
इसका जो खामियाजा है जो सीएनजी के जो वाहन चालक हैं उनको उठाना पड़ रहा है, उनको काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो सीएनजी चालक जो गाड़ी चालक है उनके लिए इस समय एक बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि लगातार पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और उसके बाद अब सीएनजी। और अगर वहीं हम बात करें तो जहां एक और सीएनजी के दाम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में महंगाई जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा दिल्ली में चाहे ऑटो चालक हो, कैब ड्राइवर्स हो, इनकी हड़ताल भी देखने को मिल रही है। लगातार वो भी मांग कर रहे हैं कि सीएनजी के जहां एक और दाम कम करने की बात की जा रही है, और लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बिल्कुल कनिका, बताना चाहूंगा अभी पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के तमाम इलाकों में जगह जगह जो ऑटो चालक है, कैब ड्राइवर है, उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर के दिल्ली के तमाम जगह पर हड़ताल किया था, सड़क जाम किया था और उनकी यही मांग थी कि या तो जो सीएनजी के जो दाम है उनको कम किया जाए या फिर उन्हें सब्सिडी दी जाए। लेकिन अभी सरकार की तरफ से ना तो सीएनजी के दाम में कोई कमी देखने को मिल रही है और सब्सिडी मिलना तो दूर की बात है। उस पर तो रहा यह कि लगातार सीएनजी के दाम कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं, जिसका भार उनके जो वाहन चालक है उन पर पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं खाली वाहन चालक नहीं, कहीं ना कहीं जो, क्योंकि अक्सर जब भी ट्रांसपोर्ट के जो रेट अगर बढ़ते हैं तो उसका खामियाजा आम जन को भी भुगतना पड़ता है। और ऐसे में देखने को भी मिल रहा है कि जब सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं तो आम लोगों को भी इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ रहा है। जी करिए। बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।